दोस्तों नमस्कार। दुनिया में कोई बिजनेसमैन आपको मिलेगा नहीं जो खुद को सही ठहराने के लिए टेलीविजन चैनल पर आ जाए। आपको कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे जब आप सवाल करें तो सवाल के जवाब में वो यह कहे कि दरअसल मैं बहुत मेहनत करता हूं। और खास तौर से जिक्र अगर भारत में गौतम अडानी का हो, यानी भारत के सबसे रईस शख्स का जिक्र हो रहा हो और वह अपनी सफलता का राज बताने के लिए टेलीविजन स्क्रीन का सहारा ले, तो शायद मतलब बहुत साफ है। यह मतलब भारत की राजनीति से खुले तौर पर जुड़ा है। यह मतलब भारत की राजनीतिक सत्ता से खुले तौर पर जुड़ा है। यह मतलब इस देश के भीतर में लाखों करोड़ों लोग जो सोचते हैं उस बिजनेसमैन के बारे में, उससे भी जुड़ा है। और शायद मौजूदा वक्त में राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के भीतर जिस तरीके से बदल रहे हैं उसमें तमाम विचारधाराओं का समावेश खुले तौर पर राजनीतिक प्रयोग के जरिए जब नजर आने लगा है तो यह उससे भी जुड़ा है। सिलसिले की शुरुआत इस बात से कि शायद राहुल गांधी की पदयात्रा के जरिए महात्मा गांधी की उस विचारधारा का भी यह एक इम्तिहान है। क्या वाकई महात्मा गांधी की विचारधारा भारत के हर राजनीतिक कालखंड में सही साबित हो सकती है? या जब जब भारत के भीतर के सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों को कहीं डिरेल्ड करने की कोशिश की जाए, समाज को बांटा जाए, उस वक्त क्या वाकई महात्मा गांधी की विचारधारा उसे पटरी पर ला सकती है? इस देश के करोड़ों लोग महात्मा गांधी को जानते समझते तो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के आसरे क्या सत्ता को चुनौती देने के लिए गांधी की सोच के साथ यह देश खड़ा हो सकता है? राहुल की पदयात्रा दरअसल उस सत्यनिष्ठा को लगातार बताना चाह रही है जहां पे सत्य ही धर्म है। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अगर महात्मा गांधी की उस किताब को भी पढ़िए तो वो लगातार जिंदगी के जद्दोजहद के बीच जिन भी मुश्किल हालातों से रूबरू होते हैं उसकी सच को वह देश और समाज के सामने रखते हैं। लेकिन सामने अगर राजनीतिक सत्ता उस कालखंड में कांग्रेस और नेहरू की भी लाकर खड़ा कर दीजिए तो महात्मा गांधी उसके सामने भी आईना लेकर खड़े होते हैं। शायद इसीलिए उस दौर के वक्त में महात्मा गांधी की विचारधारा और मौजूदा वक्त में महात्मा गांधी की सोच और उनकी विचारधारा के आसरे भारत की राजनीति को पलट या बदलने की सोच क्या वाकई भारतीय समाज के भीतर में मन तक में जुड़ चुकी है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश के सबसे रईस शख्स का नाम लेते हैं, अंबानी और अडानी, इसका जब जिक्र राजनीतिक मंचों से होने लगे और होते होते सामाजिक प्रक्रियाओं के भीतर पदयात्रा में भी खुले तौर पर होने लगे, तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस देश के सबसे बदनाम बिजनेसमैन के तौर पर राजनीतिक चाहत के साथ उनकी पहचान जुड़ चुकी है? यह सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब इस देश के सबसे रईस शख्स को बताना पड़ता है कि उनकी सफलता का राज क्या है। और एक सवाल अगर पूछा जाता है कि क्या इस संपत्ति के पीछे, इस नेटवर्थ के पीछे, इस ब्रांड के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है? यह सवाल अपने आप में कई बातों को खड़ा करता है। दरअसल रजत शर्मा की जिस अदालत के भीतर जब यह सवाल किया गया कि क्या आपके पीछे जो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी तो नहीं है, तो जरा कल्पना कीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, इस देश के सबसे रईस शख्स को इंटरव्यू लिया जा रहा है और उस रईस शख्स के पीछे और उसके नेटवर्थ के साथ इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत जुड़ी हुई है। अगर यह सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में भी उभरने लगे तो मतलब बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता भी कटघरे में है और बिजनेसमैन भी कटघरे में है। क्योंकि देखने वाला कोई बिजनेसमैन का तबका नहीं है, कोई पत्रकारों का समूह नहीं है, कोई वकीलों का समूह नहीं है, कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर में पान वाला भी यह इंटरव्यू देख रहा है, चाय वाला भी देख रहा है। और किसी पान वाले या चाय वाला भी अपने आप को बताने नहीं आएगा जब आप उससे सवाल करेंगे कि दरअसल आपकी सफलता का राज क्या है। लेकिन गौतम अडानी को अगर यह कहना पड़ रहा है
तो इसके कई मायने हैं और ये मायने राजनीति को प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी जिस तर्ज पर सीधे नाम लेकर कहते हैं कि दरअसल गौतम अडानी और मुकेश अंबानी और अडानी का जिक्र राजनीतिक मंच से जब वो करते हैं और तालियां बजती हैं, तो इस समाज के भीतर महात्मा गांधी की विचारधारा का राजनीतिक प्रयोग उभर कर आता है, जहां पर इस देश के भीतर की गरीबी और मुफलिसी को अपने साथ महात्मा गांधी ने जोड़ा। तो क्या राहुल गांधी एक टी शर्ट में चल रहे हैं, बड़ी हुई दाढ़ी है, तो क्या दरअसल वह उस जमीनी हकीकत से जुड़ चुके हैं जहां पर भारत की राजनीति अब इस बात की इजाजत नहीं दे सकती है, अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता को जनता ने पलट दिया तो कॉरपोरेट, चंद हाथों में बहुत रईसी, बढ़ता हुआ नेटवर्क और इस देश के भीतर की मुफलिसी दोनों एक साथ चल नहीं सकते हैं। तो क्या एक नई परिस्थिति में राहुल गांधी भारत की राजनीति को ले जाना चाहते हैं और इसी बात से गौतम अडानी लगातार घबरा रहे हैं। पहले उन्होंने एक न्यूज चैनल टीवी टुडे के मंच पर इस बात का जिक्र किया कि उनको लाभ किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव का हुआ, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का हुआ। सेकंड स्टेज में राजीव गांधी के दौर को उन्होंने याद किया। तीसरे स्टेज में भारत के भीतर मंदी का असर 2008 में नहीं पड़ा तो मनमोहन सिंह को याद किया। ये तीनों कांग्रेस से जुड़े हैं और इन तीनों की विचारधारा, इन तीनों के इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन तीनों की राजनीतिक सामाजिक समझ को मौजूदा मोदी सत्ता ने खारिज किया है, खुले तौर पर किया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में दुनिया के सबसे रईस शख्सों में शुमार अडानी अगर मंच पर जाकर इन बातों का जिक्र करें तो तीन बातें बहुत साफ हैं और इन तीन बातों के इर्द गिर्द ही आज जरा इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी टीम ने जो पूरा रिसर्च करके निकाला है यह इस मामले में बड़ा बेहतरीन है, जिससे आप समझ पाएंगे कि राजीव गांधी की तारीफ करना, मनमोहन सिंह की तारीफ करना, पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ करना और उसके बाद राहुल गांधी का भी जिक्र इस बात को लेकर करना कि दरअसल जैसे वह इस बिजनेस को समझ जाएं। लेकिन भारत के भीतर एक चीज और समझनी चाहिए कि जो मध्यम वर्ग है उसके भीतर जो तमाम सवाल हैं मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन निकल कर नहीं आता है कि वह कोई भागीदारी कर सके राजनीतिक परिवर्तन को लेकर। और यही स्थिति इस देश के असंगठित क्षेत्र, मजदूर, किसानों के भीतर है। राहुल गांधी जिस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चल रहे हैं उसका पहला मैसेज बहुत साफ है कि मोदी सत्ता के दौर में जो इंडिया का आइडिया दिखाया जा रहा है वो इंडिया नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस अपने खिलाफ वोटिंग तो देख रही है, लेकिन एक चीज और देख रही है कि 2014 में जो पूरी वोटिंग हुई थी वह कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, क्योंकि नेशनल चॉइस उस समय मोदी नहीं थे। उस समय गुजरात मॉडल नहीं उभरा था, उसका जिक्र उस रूप में नहीं था। वो कांग्रेस के खिलाफ था क्योंकि मनमोहन सिंह को डिस्क्रेडिट कर दिया गया, सोनिया गांधी डिस्क्रेडिट हो गई थी, तमाम नेता जो कांग्रेस के उस जहन में आते हैं वो सभी डिस्क्रेडिट कर दिए गए थे। और उस दौर के जो स्कैम्स की पूरी फहरिस्त थी, एक लिहाज से कांग्रेस डिस्क्रेडिट थी, खारिज की जा चुकी थी। मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के दौर में क्या अडानी अंबानी डिस्क्रेडिट समाज के भीतर किए जा चुके हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? इस बात का खौफ है कि राजनीतिक सत्ता अगर डिस्क्रेडिट किसी को कर देती है या राजनीतिक घटनाक्रम अगर किसी बिजनेसमैन को डिस्क्रेडिट कर देते हैं तो उसकी सत्ता के वक्त उसका यह डिस्क्रेडिट मान्यता नहीं पा सकता है। तो क्या इस बात का डर है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, क्या अडानी इस दौर में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, जो बार बार जगह जगह जाकर, क्योंकि उनकी खामोशी के पीछे मोदी सत्ता की ताकत थी, जब वो बोल रहे हैं तो मोदी सत्ता भी कटघरे में है, क्योंकि यह सवाल कि आपके पीछे नरेंद्र मोदी और इस सवाल का जवाब तक ना दे पाने की स्थिति में अगर अडानी आते हैं तो एक मैसेज और निकलता है कि क्या वाकई जो व्यूअर इस देश में देख रहा है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से धंधा करता हूं। ये कोई बताता है क्या? क्यों बताया जा रहा है? इसका मतलब है क्या बेईमानी है पीछे क्या? और ईमानदारी का एक चादर सामने रखा जाता है कि हमने जहां भी जिस भी धंधे में किया वहां पर
प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी और हम बिड करते थे, क्या ऐसी स्थिति आ गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू के प्रकरण में और गौतम अडानी जब तक खामोश थे और अब जब स्क्रीन पर आकर बोलने लगे हैं तो एक साथ कई सवालों को कटघरे में उन्होंने खुद ही लाकर खड़ा कर दिया है। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो, यानी साख डामाडोल हो, जब आप अपराध बोध से ग्रसित हो, ऐसे वक्त में कोई भी सफाई देने आता है तो क्या अलग अलग जगहों पर सफाई देते हुए गौतम अडानी अपने पूरे बिजनेस को ईमानदारी पूर्वक बतला रहे हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस दौर में जब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कहीं भी बिड लगाई गई, वह बिड के जरिए उन्हें उस ताकत को हासिल किया है जो अलग अलग क्षेत्रों में किया है, तो क्या वाकई जहां पर अडानी बिड लगाते हैं वहां कोई दूसरा बिड लगाने को तैयार होता है या नहीं होता है? तीसरा सवाल, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट से ही क्यों ना बनी हो, उस मुंद्रा पोर्ट को लेकर जिस जमीन को, जिस खारे पानी की जमीन को खरीदने का जिक्र हुआ, उसको खरीदने के लिए जो पैसा भी आया वो पैसा कहां से आया? और इस देश के भीतर में हर मोहल्ले, चौराहों और गांव और शहर में आपको हजारों की तादाद में ऐसे छोटे बिजनेसमैन मिल जाएंगे जिस हैसियत के साथ बिजनेसमैन अडानी की पहचान 1990 में हुआ करती थी। तो क्या उस पूरी प्रक्रिया में एक ही दो शख्स निकल पाते हैं? या इस दौर में गवर्नेंस को परखा जाए, इस दौर में गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखा जाए, इस दौर में गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का लाभ उनको कितना मिला इसको देखा जाए, राजनीतिक सत्ता उन पर कितनी मेहरबान हो गई यह देखा जाए, या फिर यह देखा जाए कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता को अपने नाम के साथ कैसे जोड़ा या राजनीतिक सत्ता ने उन्हें अपने नाम के साथ कैसे जोड़ लिया। यह 2013-14 के पूरे चुनाव प्रचार के दौर में सामने उभर सकता है। लेकिन फिर यह सवाल, इतना ताकतवर शख्स जिसकी राजनीतिक सत्ता के साथ ना सिर्फ पकड़ हो बल्कि बिजनेस के क्षेत्र में उसके पास कमोवेश इस देश के हर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ शेयर हो, वह शख्स सफाई क्यों देगा? उस शख्स को किस बात का डर है जबकि उसके ऊपर 2.5 लाख करोड़ के लगभग कर्ज है बैंकों का? और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि दरअसल कहीं अगर ये डूब गए या यह देश छोड़कर चले गए तो ये बैंक तो कंगाल हो जाएंगे। तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है कि 2050 तक भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। यानी 2022 तक जिस भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक लाने का सपना प्रधानमंत्री ने देखा, उसी प्रधानमंत्री के जरिए इस देश की संपत्ति जो कॉरपोरेट में ट्रांसफर हुई, वह कॉरपोरेट और बड़े बड़े सपने दिखला रहा है। अडानी 30 ट्रिलियन का जिक्र 2050 तक करते हैं और 2047 तक अंबानी 40 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र कर देते हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी। क्या वाकई सिर्फ कहने भर की बात है या यह सब कुछ उस परिस्थितियों को ढकने और छुपाने की प्रक्रिया है जहां पर एक अपराध बोध तो नहीं है? और क्या इसीलिए अलग अलग जाकर राजनीतिक तौर पर सफाई देनी पड़ रही हो और जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें प्रधानमंत्री के नाम को साथ जोड़ा जाता है? तो क्या सामान्य स्थिति में देखिए तो कोई एंकर प्रधानमंत्री का नाम लेकर किसी कॉरपोरेट या किसी बिजनेसमैन से यह नहीं कहेगा कि आपके पीछे प्रधानमंत्री की पूरी सत्ता खड़ी है, उनकी ताकत खड़ी है। पहला सवाल यह है क्योंकि प्रधानमंत्री एक लिहाज से टेंटेड हो गए वहां पर, जिसका जिक्र आपकी अदालत में हुआ। दूसरा सवाल है, अगर यह वेल स्क्रिप्टेड है तो क्या इस दौर में देश के प्रधानमंत्री ने भी महसूस कर लिया है कि राजनीतिक तौर पर इस देश की हवा बदल रही है और राहुल जिस पदयात्रा के जरिए जिस महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रयोग राजनीतिक तौर पर करने निकले हैं, उसमें लोगों के सवालों के कटघरे में अब इस देश की सत्ता आकर खड़ी है और उस सत्ता के चेहरे या मुखौटे के तौर पर प्रधानमंत्री ही मौजूद हैं। अगर यह स्थिति है तो भारत की बदलती राजनीति के बीच अडानी को क्या सामने इस दौर में जानबूझकर लाया गया कि नायक और खलनायक में से चुनना पड़े तो आप नायक और खलनायक दोनों हमारे जरिए ही चुने, किसी तीसरे को नहीं चुने? यानी
प्रधानमंत्री और अडानी यानी मोदी और अडानी या अडानी अंबानी और मोदी अगर भारत की राजनीति एक झटके में उस किसान मजदूर को लेकर और छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप या एमएसएमई को लेकर जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने आने वाले वक्त में विजन का कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या ये माना जा सकता है कि क्या देश की सत्ता भी चाहती है कि अडानी या तो नायक बन जाएं या खलनायक बन जाएं? नायक बन जाएंगे तो लाभ देश की सत्ता यानी मोदी सत्ता को होगा, खलनायक बन जाएंगे तो लाभ मोदी सत्ता को होगा, क्योंकि वह अपने आप को नायक बनाते हुए और नायक कहते हुए आगे निकल जाएगी और कहेगी हमारा कोई दोष नहीं। तो क्या इसलिए यह सफाई देने का पूरा प्रक्रम चल रहा है? हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट से इतर कोई शब्द मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट कह दे। यह हमने देखा राहुल बजाज को लेकर जब उन्होंने सवाल खड़ा किया किस तरीके से सत्ता उन्हें धमकाती है और उसके बाद राहुल बजाज को किस रूप में खामोश भी किया गया, यह भी इस देश ने देखा। तो कोई सामान्य शख्स नहीं बल्कि देश के सबसे रईस शख्स का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो घबराहट किस बात की है? क्या ये पदयात्रा उस जन आक्रोश को अपने भीतर समेट रही है धीरे धीरे, जिसके भीतर कॉरपोरेट खलनायक के तौर पर है और उस कॉरपोरेट के नायक के तौर पर अडानी खड़े हैं? क्या ऐसी स्थिति इस देश में आ रही है? इसीलिए इस शॉक ऑब्जर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एनडीटीवी को खरीद लो, टीवी टुडे में इंटरव्यू दो, रजत शर्मा क्या जाओ इंडिया टीवी में इंटरव्यू दो और एक संवाद बनाने की कोशिश करो हिंदी अंग्रेजी दोनों ग्रुप के साथ कि भारत के भीतर में किस रूप में इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा। 2018 में प्रधानमंत्री ने 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना। अब कल उन्होंने जिक्र कर दिया कि दरअसल हम इस देश के भीतर में 500 से ज्यादा ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाते हैं। एस्पिरेशनल शब्द जो नीति आयोग की डायरी से निकला वो दरअसल देश के सबसे गरीब पिछड़े मुफलिस जिलों को लेकर था। उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उनको नए प्रोग्राम के साथ कैसे जोड़ा जाए, और 2018 से 2023 पर खड़े हैं। जिले मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सके, यहां तक कि सोचिए झारखंड के 19 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, और तो और झारखंड के राज्य की राजधानी रांची भी उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। अब आप परखना शुरू कीजिए कि झारखंड के 19 जिलों को आप नहीं ला पाए, लेकिन वहां के 34 ब्लॉक को आपने चुना कि इन ब्लॉक को लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के भीतर की जो आर्थिक असमानता है, इस देश के भीतर की जो गरीबी और मुफलिसी है, उसका निदान कर पाने की स्थिति में नहीं आएंगे तो चंद लोगों को चुनेंगे और उनको बेहतर बनाने का सपना दिखाएंगे। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में 3 कृषि कानून आए। उस कृषि कानून में सीमांत और छोटे किसानों को एक तरफ रखते रही सरकार 1 साल तक, और बड़े किसानों को एक तरफ रखती रही और चाहती रही कि दोनों के बीच में एक लकीर खिंच जाए। लकीर खिंची नहीं, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो उस कानून के पक्ष में अडानी आज भी कहते हैं, और वो सबसे बड़े खलनायक उस किसान आंदोलन के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के साथ खड़े थे। उनके नाम तस्वीर हर जगह चस्पा थे आंदोलन के दौर में। तो क्या उसकी एक जमीन और वो आंदोलन खत्म होने के बाद पदयात्रा के दौर की राजनीतिक जमीन ने इस देश के भीतर के उस गुस्से को एक नया मंच दे दिया कि क्या वाकई इस देश को लूटने वाले लोग इसी देश के भीतर में इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर बनाने का सपना दिखाते हैं और सरकार उन्हीं के अनुकूल प्रोग्राम्स बनाकर देश के सामने रख देती है? क्या यह सवाल है? जाहिर तौर पर इस सवाल का अगला हिस्सा यह है कि अगर आप देखना परखना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश के 68 ब्लॉक हैं, बिहार के 61 ब्लॉक हैं, मध्य प्रदेश के 42 ब्लॉक हैं, झारखंड के 34 ब्लॉक हैं, उड़ीसा के 29 ब्लॉक हैं, पश्चिम बंगाल के 29 ब्लॉक हैं। ये सारी चीज़ें क्या बतलाती है? ये सारी चीज़ बतलाती है कि सरकार ने पहले एक बड़ा आइडिया लिया, वो बड़ा आइडिया सफल नहीं हुआ जिले का, तो ब्लॉक पे आ गए। दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा आइडिया लिया कि इस देश को चलाने के लिए कुछ प्लेयर्स ही होने चाहिए, तो उन्होंने मान लीजिए अडानी को चुना, अंबानीज को भी कुछ राहत रियायत दी, टाटास को भी कुछ दिया, कुछ बिरलास को भी दिया, XYZ कुछ को चुना, यानी लिमिटेड ही रहे
जो देश चलाएं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ऐसे इस देश की सामाजिक परिस्थितियां तो है नहीं, और सांस्कृतिक तौर पर जो देश के भीतर जुड़ाव है उसको अगर राजनीतिक मंच मिल जाए तो इस देश में सत्ता लोग पलट डालेंगे। अब उस परिस्थिति में आइए कि महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रयोग राहुल गांधी ने जिस निष्ठा के साथ शुरुआत की केरल से और तिरुवनंतपुरम से, उस वक्त किसी को लग रहा था कि यह यात्रा इतनी दूर तक चलेगी? और क्या वाकई ये किसी को लग रहा था कि धर्म के समानांतर कर्म ही सब कुछ होता है और सत्य ही धर्म है? इस बात का जिक्र राहुल गांधी करेंगे और यात्रा को तपस्या में तब्दील होकर गैर राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए इस देश की राजनीति को प्रभावित कर देंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा था उस शुरुआत में, लेकिन अब ऐसा क्यों लगने लगा है? क्योंकि असर जो अंडर करंट शुरू हुआ इस देश के भीतर में, उसने इस देश की राजनीतिक सत्ता को हिला दिया है, उसकी भीतरी सवालों को हिला दिया है। क्योंकि जो भी गवर्नेंस के तौर तरीके थे या जो भी पॉलिसीगत निर्णय हुआ करते थे, उसका कोई असर लोगों पर दिखाई नहीं दे रहा है। शहरों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर है तो शहर के भीतर कितना आक्रोश डिग्रीधारी युवाओं के भीतर होगा? इस सवाल को सरकार भी महसूस कर रही है, और सरकार का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है। 543 जगहों से चुने हुए सांसद होते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। वहां के भीतर के अंडर करंट क्या चीजें चल रही होगी? और क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है क्योंकि देश उस मुहाने पर आकर खड़ा है जहां पर राजनीतिक घटनाक्रम अगर सत्ता को बदलते हैं तो फिर मौजूदा सत्ता किस रूप में ढह कर गिरेगी? यह उस टूटते हुए बांध की तरह है कि पानी की धारा को आपने रोका हुआ है, लेकिन जरा सा छेद भी हो जाए तो उस जरा से छेद की प्रक्रिया में कॉरपोरेट का सवाल इसीलिए उठा है क्या? मीडिया पर सीधा हमला इसीलिए उठा है क्या? यह सेंध और छोटी सी परिस्थितियां बतलाती है पहली बार कि दरअसल लोग जो सवाल करना चाहते हैं उन सवालों का जवाब देगा कौन? प्रधानमंत्री देंगे नहीं। और प्रधानमंत्री जिन सवालों का जवाब देने से बचना चाहते हैं, क्या उसे गौतम अडानी देने के लिए ही अलग अलग मंचों पे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, भाषण तक देने आ गए हैं? बनासकांठा में आज भाषण दे रहे थे, बड़ा शानदार भाषण था, लेकिन कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गांधी की विचारधारा का एक टेस्ट अगर ये देश कर रहा है तो इस देश के भीतर का दूसरा सवाल भी है कि जो इंडिया को लेकर इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी के भीतर कुछ चीजें आत्मसात हैं उसे अलग कर दिया गया है, और उसको लेकर जो जनता के भीतर सवाल है उसमें उन्हें एक मंच राहुल गांधी और पदयात्रा का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सारे मंच इस दौर में बंद पड़े हैं। कोई नहीं है जो बाहर निकल कर आए, और सत्ता तो बिल्कुल नहीं जिस सत्ता की अपनी पहचान विपक्ष में रहते हुए जनता के साथ जुड़ने और इस देश को आंदोलनरत करने की रही है। तो आखिर के 3 सवाल। पहला सवाल, क्या गौतम अडानी को डर लग रहा है राहुल गांधी से और वो लगातार सफाई दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर का जो पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा है वो फेक बिजनेस मॉडल है, वो कभी भी ढह के गिर सकता है? तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक सत्ता ने एक वक्त जिस अडानी को खड़ा किया अब उसी के जरिए उसको सामने रखकर उनके सकारात्मक नकारात्मक स्थितियों में जनता के सामने रखकर एक प्रयोग कर रही है कि आप परख लीजिए, खारिज कहने कहिएगा तो हम इसे खारिज कर देंगे, और अगर ये चल गया सिक्का तो हम इसे चला देंगे। इसी 3 परिस्थितियों के ऊपर घूमती राजनीति में राहुल गांधी की पदयात्रा नहीं, पदयात्रा से जुड़े हजारों सैकड़ों लाखों लोगों के भीतर का ये गुस्सा है जिसकी वजह से सफाई देने के लिए गौतम अडानी को अलग अलग मंचों पर जाना पड़ रहा है, और जो सफाई है उसका दायरा उन्हें ही ज़्यादा बड़े कटघरे में खड़ा करते चला जा रहा है। क्योंकि साइलेंस जो होता है वह गोल्ड होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसमें अगर कंटेंट ना हो, फैक्ट्स ना हो, तो फिर वह आपको खलनायक बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।